मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल ऑफ गंगोत्री ग्रुप ऑफ स्कूल्स। देखिए, अपन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर देख रहे थे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, उसका क्या फॉर्मूला होता है। तो उस फॉर्मूले को अब मैं एक बार वापस से रिवाइज करवाता हूँ। इससे रिलेटेड किस तरीके से आप CFSE कैलकुलेट करते हैं फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस एज वेल एज फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो फॉर्मूला देखिए, CFSE is equal to N/T2Z और ये होता है माइनस के अंदर प्लस NEZ del 0 प्लस MP। ये क्लियर? ये दिख रहा है ना ऊपर से, ठीक है। इसको अगर थोड़ा नीचे करके लिखेंगे तो ऐसा नीचे लिख लीजिए, CFSE इज इक्वल टू N/T2Z प्लस NEZ, ये आ गया माइनस के अंदर del 0 MP। M is equal to pair of electrons और P is equal to pairing energy। ये होता है M और P। del 0 फॉर ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर ऑक्टाहेड्रल, और ये है क्रिस्टल, इसको फुल फॉर्म बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। ठीक है, ये तो हुआ ऑक्टाहेड्रल का। देखिए, मैं ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इससे रिलेटेड मैं न्यूमेरिकल सोल्व करने वाला हूं। तो आपको जब भी कोई क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी पूछे फॉर द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, यू नीड टू राइट दिस फॉर्मूला। ये उतारिए। अब लिखेंगे टेट्राहेड्रल का। तो टेट्राहेड्रल के अंदर क्या होता है, कुछ नहीं, खाली ये जो -T2Z है वहां पहले EZ आता है, n नंबर ऑफ EZ इलेक्ट्रॉन्स प्लस n नंबर ऑफ T2Z इलेक्ट्रॉन, ये चेंजमेंट होता है। तो वो भी लिख लेंगे इसके अंदर, n नंबर ऑफ EZ इलेक्ट्रॉन्स प्लस n नंबर ऑफ T2Z, ये, और यहाँ पे हो जाता है del T। ये होता है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी फॉर द टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ये हो जाएगा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। और ये तो नंबर ऑफ n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन EZ और n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2Z, ये सेम पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और P हो जाता है पेयरिंग एनर्जी। ये आपको आ गया टेट्राहेड्रल के लिए फॉर TD। और इससे पहले वाला जो था वो किसके लिए था, ऑक्टाहेड्रल के लिए। ये दोनों फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, किसके लिए, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन के लिए। मैं आपको बताऊंगा कैसे क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी निकालते हैं किसी भी सिस्टम के लिए, किसी भी कॉम्प्लेक्स के लिए। तो देखिए, आपको एक कॉम्प्लेक्स दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है, ए कॉम्प्लेक्स इज गिवन टू यू। कॉम्प्लेक्स का नाम है सपोज COCl4 2-,
कहने का मतलब उसके अंदर आपको टेट्राहेड्रल की कॉम्प्लेक्स की CFSE कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट द CFSE इन टर्म ऑफ डेल ओ, ऑक्टाहेड्रल के रेस्पेक्ट में। तो कैसे करेंगे अपन, रिलेशनशिप जानते हैं, तो आपको क्वेश्चन दिया गया है कैलकुलेट द CFSE फॉर गिवन कॉम्प्लेक्स इन टर्म ऑफ डेल ऑक्टाहेड्रल, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ ऑक्टाहेड्रल, इस टर्म में निकालना है। कॉम्प्लेक्स आपको दिया गया है COCl4 -, ये कॉम्प्लेक्स दिया गया है। सबसे पहले आपको देखिए, ये सिंपल एग्जांपल लेके मैं बता रहा हूं, क्योंकि मैं एक एग्जांपल इसलिए ले रहा हूं ये, क्योंकि आगे की चीजें न्यूमेरिकल्स इसके ऊपर आते हैं, किस तरीके से आप एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं वो आपको चीजें पता होनी चाहिए। देखिए इस कोबाल्ट का सबसे पहले मुझे इसके अंदर T2Z और EZ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा वो पता होना चाहिए। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी जब भी निकालें, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी जब भी निकालें, आपको T2Z और EZ के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन है ये पता होना चाहिए, अदरवाइज यू कैन नॉट कैलकुलेट दैट CFSE, ये मान लेना। क्लियर। अब आपको दिया गया है COCl4 2-, COCl4 2- के अंदर कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, बोला इसका X प्लस इसका एक के ऊपर चार्ज कितना होता है -1 मल्टीप्लाई बाई 4, 4 लिगेंड है, इक्वल टू -2। ऐसे ही तो निकालते हैं कि ओवरऑल एडिशन ऑफ द चार्ज ऑफ दिस लिगेंड एंड कॉम्प्लेक्स मेटल आयन विल बी इक्वल टू द चार्ज प्रेजेंट ऑन द कॉम्प्लेक्स। ये X इक्वल टू -2 और ये कितना हो गया -4, तो इधर जाके कितना हो जाएगा, X बराबर क्या हो जाएगा +2। बात समझ आता है, मतलब इस मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +2 है। ये अपन ने निकाल लिया, ठीक है, ये हटा रहा हूं। अब जो कॉम्प्लेक्स अपने को दिया था इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अपने को पता लग गई। कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है 27, CO इक्वल टू 27, और अगर CO +2 के अंदर देखेंगे तो क्या हो जाएगा 25, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकालने, और 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे कौन से में से, बोले उसके लिए वी नीड टू चेक द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा जाए तो कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d7, ये 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d7। क्लियर। कितना हो गया, 2 2 4 10 12 12 6 18 2 20 20 7 27। अगर इसके अंदर मुझे 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो मैं D से निकालूं, S से निकालूं। देखिए एक चीज बता देता हूं आपको, हमेशा वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, और मैं एक चीज और क्लियर कर देता हूं, जिस सेल के अंदर पहले इलेक्ट्रॉन भरते हैं इसके बाद 3p के बाद उसी से पहले निकालते हैं। अपन किस में भरते हैं, 4s के अंदर, 4s में पहले भरते हैं, और जब निकालने की बात आती है तो 4s से ही पहले निकालते हैं। ये बात मेरी ध्यान रखेंगे। तो मैं क्या करता हूं, मैं इस S से इलेक्ट्रॉन निकालता हूं। मैंने 2 इलेक्ट्रॉन निकाला, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। ये किसके लिए लिख रहा हूं मैं, कोबाल्ट 2+ के लिए, 4s0 3d7। बात समझ आती है। अगर ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा तो मैं इसको सिंपल ये बोल सकता हूं, आर्गन, ये तो है ऑर्गन का, और 3d7 4s0। क्या मैं लिख सकता हूं, बिल्कुल। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा मैंने इसका, आर्गन 3d7 4s0। बात समझ आती है। अब मैंने ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद
क्या कोई बता सकता है इसके पास p ऑर्बिटल भी खाली है, 4d ऑर्बिटल भी खाली है? बिल्कुल खाली है, वो लिखे नहीं है लेकिन वो खाली है। मुझे कुछ मतलब नहीं है, मुझे जस्ट ये देखना है d7 जो इलेक्ट्रॉन्स है ये T2z में कितने हैं और EZ में कितने हैं। क्यों? क्योंकि मुझे ये इसलिए जानना जरूरी है, मुझे CFSE कैलकुलेट करना है। CFSE कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूले के अंदर आता है नंबर ऑफ T2z इलेक्ट्रॉन कितने हैं, नंबर ऑफ EZ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, और उसको जोड़ के लिखते हैं MP के साथ। CFSE कैलकुलेट करने का तरीका हुआ है, जस्ट इससे पहले जो फॉर्मूले लिखे थे दो, फॉर टेट्राहेड्रल एंड फॉर ऑक्टाहेड्रल। मेरी बात समझ आई या नहीं? क्लियर? अब देखिए ये D7 इलेक्ट्रॉन मैं ऐसे भर देता हूं, एक ये D7 होगा तो ऐसे ही होगा, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स कौन सा है? टेट्राहेड्रल, या मैं बोलूं स्क्वायर प्लेनर, आप इसको क्या बोलेंगे? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल क्यों है? क्योंकि अपन ने इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना जानते हैं। इस कॉम्प्लेक्स के अंदर 4 लिगेंड अप्रोच कर रहे हैं कोबाल्ट की तरफ, ये अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में चेंज करेगा या नहीं? नो चेंज। इसका मतलब क्या बनेगा? आउटर स्पेयर कॉम्प्लेक्स। आउटर स्पेयर के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3। बात को समझना, sp3 हाइब्रिडाइजेशन इस कॉम्प्लेक्स का। ये अब मैं कह रहा हूं ये sp3 है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स अगर बन रहा है तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर जब भी डीजेनरेटेड d ऑर्बिटल स्प्लिट होते हैं वो EZ के अंदर स्प्लिट होते हैं या T2z के अंदर ऊपर, मतलब EZ और T2z में तो स्प्लिटिंग होती है लेकिन ज्यादा एनर्जी EZ की होती है T2z की होती है, वो आपको देखना है। तो क्या बोलते हैं, ये EZ ऊपर या T2z ऊपर? T2z ऊपर इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल के लिए अंदर अलग था। ऑक्टाहेड्रल के लिए क्या होता है? ऑक्टाहेड्रल के लिए नीचे T2z होता है। T2z इज हैविंग लेस एनर्जी देन EZ इन ऑक्टाहेड्रल। इन टेट्राहेड्रल तो ये भी लिख लेंगे, इन स्प्लिटिंग ऑफ डीजेनरेटेड d orbitals for octahedral और for tetrahedral। for octahedral क्या आता है? T2z having less energy than EZ। और इसके अंदर टेट्राहेड्रल के अंदर क्या करेंगे? T2z हैविंग ग्रेटर एनर्जी देन EZ। मेरी बात समझ आ रही है? ये मैंने टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है मेरे पास Cl4, और Cl4 में कोई जरूरी नहीं है हमेशा टेट्राहेड्रल ही हो, ये मैं आपको क्लियर कर देता हूं। हमेशा 4 कोऑर्डिनेशन नंबर जब मेटल का होगा, ये आज तक अपन पहले केमिकल बॉन्डिंग के अंदर पढ़े थे, वो टेट्राहेड्रल होता है, लेकिन अब कोऑर्डिनेशन स्टार्ट करते ही DsP2 भी हो सकता है, स्क्वायर प्लेनर भी हो सकता है। स्क्वायर प्लेनर ऐसा होता है, ऐसा। बात समझ आई? और जब ऑक्टाहेड्रल होता है तो इसके ऊपर और नीचे, और जब टेट्राहेड्रल होता है तो ये ऐसा। क्लियर? तो अब देखेंगे, मैं पहले नीचे मेरे को पता लग गया कि जब भी इसके अंदर T2z और EZ के अंदर इलेक्ट्रॉन भरता हूं तो मैं 2 इलेक्ट्रॉन इधर भरा, 3 इलेक्ट्रॉन इधर भरा। पहले सब में एक इलेक्ट्रॉन भरते हैं। ऑक्टाहेड्रल के अंदर क्या हमेशा ऐसे ही भरते हैं? नो। ऑक्टाहेड्रल के अंदर हमेशा पेयरिंग एनर्जी को स्प्लिटिंग एनर्जी से कंपेयर किया जाता है, जबकि टेट्राहेड्रल के अंदर पेयरिंग एनर्जी को स्प्लिटिंग एनर्जी से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि पेयरिंग एनर्जी टेट्राहेड्रल के कॉम्प्लेक्स में हमेशा ज्यादा होती है रेदर देन स्प्लिटिंग एनर्जी, और जब स्प्लिटिंग एनर्जी कम होती है पेयरिंग एनर्जी से तो हमेशा पहले इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, कम होगी तो ये एक इलेक्ट्रॉन 2 इसमें भरने के बाद तीसरा हमेशा यहां जाएगा। अगर ऑक्टाहेड्रल का कॉम्प्लेक्स होता तो वहां पे देखते कॉम्प्लेक्स लिगेंड वीक फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो वो स्प्लिटिंग एनर्जी को बढ़ा देता है, पेयरिंग एनर्जी कम हो जाती है और वो पेयरिंग करता है। वीक फील्ड लिगेंड है तो ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग एनर्जी कम है,
और पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा, तो वो क्या करता है, वो ऊपर के ऑर्बिटल्स में जाता है। तो यहाँ देखिए वापस से मैं बता रहा हूँ, मुझे 7 इलेक्ट्रॉन भरने थे, मैंने 2 यहाँ भरे, 3 यहाँ भरे, मैंने वापस से 2 इलेक्ट्रॉन नीचे, क्योंकि मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है। कहने का मतलब मेरे पास Eg के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन है, 4, और T2z के अंदर मेरे पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 3। ये बात तो समझ आती है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता लग गया Eg और T2z का D7 के अंदर, कोबाल्ट 2+ के अंदर। अगर यही चीज ऑक्टाहेड्रल के अंदर होती तो भी क्या करते हैं अपन, ऑक्टाहेड्रल के अंदर देखिए, जब मैं ऐसा करता हूं, ऐसे ही मैं नॉलेज के लिए आपको बता रहा हूं, ये उतार लिया। अगर कोई ये है डी जनरेटेड डी ऑर्बिटल्स हैं और इनका स्प्लिटिंग अगर आप देख रहे हैं, ये है पहले Eg और नीचे T2z, ऐसे ही होता है ऑक्टाहेड्रल के अंदर, नीचे होता है T2z, जबकि उसके अंदर उल्टा होता है। मैंने नीचे T2z किया, ऊपर Eg किया। अब मैं कह रहा हूं जैसे कोई D4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर आ गया, सपोज D4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कोई भी कॉम्प्लेक्स आ गया जिसके D ऑर्बिटल में 4 है आफ्टर ऑक्सीडेशन, तो D4 में मैं क्या करता हूं, ये 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं, ऑक्टाहेड्रल के सेंस में बता रहा हूं, मैंने 3 इलेक्ट्रॉन तो इसमें भर दिए, चौथा इलेक्ट्रॉन यहां भरूं या 4th इलेक्ट्रॉन मैं यहां भरूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। वेयर टू फिल दिस 4th इलेक्ट्रॉन, हियर और हियर, उसके लिए 2 चीजें होती हैं, एक होता है स्प्लिटिंग एनर्जी और एक होता है पेयरिंग एनर्जी। जब पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होगी, पेयरिंग एनर्जी ग्रेटर होगी, मतलब पेयर करने के लिए जब एनर्जी ज्यादा चाहिए तो वो पेयर करेगा नहीं, वो क्या करेगा, ऊपर जाना चाहेगा। जब पेयर करने के लिए उसको एनर्जी चाहिए तो हमेशा कम एनर्जी वाला काम होगा ना, वो क्या करेगा, चौथा इलेक्ट्रॉन यहां जाने की बजाय कहां जाएगा, जब पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होगी स्प्लिटिंग एनर्जी से। तो हमेशा क्या होगा, आफ्टर filling T2z it will go to Eg। पहली चीज क्लियर। अब मैं बोल रहा हूं स्प्लिटिंग एनर्जी और पेयरिंग एनर्जी में, अगर पेयरिंग एनर्जी कम है और स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा है, इसी को रिवर्स कर रहा हूं। तो आफ्टर फिलिंग T2z इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन हाफ फिल्ड होने के बाद 4th इलेक्ट्रॉन जो जाएगा T2z, इट विल गो टू, आफ्टर फिलिंग T2z द इलेक्ट्रॉन, इट की मीन्स है द इलेक्ट्रॉन विल गो टू द T2z ऑर्बिटल्स, ये T2z में जाएगा। आया, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखेंगे आप, ये मैंने बताया है आपको। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है वो, एक बार मैं कल पेपर देख रहा था तो एक बार उसने नीट के अंदर पूछा था कि कॉम्प्लेक्स के अंदर पेयरिंग एनर्जी जब ज़्यादा होगी तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा या लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स का मतलब है जब नीचे 2 भरने के बाद ऊपर चला जाता है तीसरा, नीचे नहीं आता। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स का मतलब है जैसे ये इलेक्ट्रॉन 4th इलेक्ट्रॉन मुझे भरना था, 4th इलेक्ट्रॉन मैं अगर इधर ही भरता हूँ, 4th इलेक्ट्रॉन इधर कब भर सकता हूं, जब पेयरिंग एनर्जी कम हो, स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा हो, तो नीचे ही पूरे इलेक्ट्रॉन भरना, इसको बोलते हैं लो स्पिन। और ये इलेक्ट्रॉन यहां नहीं भर के ये इलेक्ट्रॉन यहां भरना, इसको बोलते हैं हाई स्पिन। और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कब बनते हैं, जब स्प्लिटिंग एनर्जी कम होगी पेयरिंग एनर्जी से। ये बात दोनों तीनों, ये जितना भी चीजें मैंने बताया आप याद रख लेना। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, इनर स्पेयर कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, आउटर स्पेयर कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं। दीज आर द टर्मिनोलॉजीज वेयर यू नीड टू अंडरस्टैंड। क्लियर। ये करने के बाद अब देखिए, ये अपन ने निकाला, इसके अंदर D7 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिखा, ये CO2+ के अंदर है। आर्गन मैंने यूं का यूं लिखा और मैंने 4s का यूं का यूं लिखा, ये 3D7 आ गया, 4s 0 आ गया। अब मैं कह रहा हूं ये जो है मेरा
ये है, ये तीन ऑर्बिटल्स इजी होते हैं नीचे और T2Z होते हैं ऊपर। अब मुझे कितना 7 इलेक्ट्रॉन भरना है, 7 इलेक्ट्रॉन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स और ऑलवेज हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। क्यों? क्योंकि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर पेयरिंग एनर्जी हमेशा ज़्यादा होती है रेदर देन स्प्लिटिंग एनर्जी। ऑलवेज कीप इन माइंड। तो टेट्राहेड्रल क्या है कॉम्प्लेक्स मेरा, टेट्राहेड्रल के अंदर मैं क्या करूँगा 1 2 3 4 5 6 और 7। इजी के अंदर 4 मिल गए, T2Z के अंदर 3 मिल गए। मैं फॉर्मूले में पुट करता हूँ। फॉर्मूला है मेरा टेट्राहेड्रल के लिए CFSC इक्वल टू हो जाएगा -n EZ प्लस n T2Z डेल T और ये आ जाएगा MP। और इजी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इजी ऑर्बिटल कितना है 4, तो ये आ जाएगा -4। और एक के लिए कितना होता है 0.6 माइनस का, तो 2 के लिए कितना होगा, इसके लिए भी -0.6, इसके लिए कितना होता है +0.4 प्लस 0.4 प्लस 0.4। तो इसका जितना योग होता है प्लस में उतना इसका नेगेटिव में होता है। टोटल दोनों का इक्वल क्या होता है 0 होता है। आया, ये होती है डेल 0। ये अपन ने पहले वीडियो के अंदर देखा था। मैंने क्या किया, कितना इलेक्ट्रॉन है T2Z के अंदर, कितना इलेक्ट्रॉन है 4 इलेक्ट्रॉन। एक के लिए कितना है तो मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा 0.6 ये आया। प्लस T2Z के अंदर कितना है इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन है 3 और एक के लिए कितना होता है 0.4 और मैं लिख दिया डेल T प्लस MP CFSC। इसका निकाल लीजिए कितना आ जाएगा 2.4 -2.4 प्लस 1.2 आ जाएगा डेल T प्लस MP। यही हुआ CFSC। अब देखिए ये आपको जब ऑप्शन में दे तो ही देखना है, नहीं तो इसको इग्नोर कर देना, पेयरिंग एनर्जी को और पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। इसको चलते रहने देना है साथ साथ, नहीं तो इसको छोड़ देना। आपको अगर ओनली ये पूछे इन टर्म्स ऑफ डेल 0 क्या होगी, CFSC क्या होगी, तो मुझे ये निकालना है। ये मैंने निकाला CFSC कितना निकला, CFSC निकला मेरा -1.2 डेल T, ये निकल गया मेरा। प्लस मैं लिखना चाहूँ तो MP पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और पेयरिंग एनर्जी, वो अपने को दी गई नहीं है तो मैं इसको ध्यान में नहीं रखता हूँ। ये आ गई इन टर्म्स ऑफ टेट्राहेड्रल। अब ऑक्टाहेड्रल के लिए क्या होगी, आपको पूछा क्वेश्चन के अंदर ऑक्टाहेड्रल के लिए, यहां पे उसने घुमा दिया क्वेश्चन को मैंने, लेकिन आपको एक रिलेशनशिप बताया था। रिलेशनशिप के अंदर बोला था कि जब भी टेट्राहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल के अंदर रिलेशनशिप होता है 4/9 डेल 0, या मैं इसी को ये लिख सकता हूं डेल T इक्वल टू 0.45। ये एक ही चीज है दोनों। और मैंने स्क्वायर प्लेनर के अंदर भी बताया था। स्क्वायर प्लेनर के अंदर क्या बताया था, 1.3 डेल 0 ये बताया था। स्क्वायर प्लेनर का ऑक्टाहेड्रल के साथ रिलेशन, टेट्राहेड्रल का ऑक्टाहेड्रल के साथ रिलेशन ये बताया था। मुझे पता है ये रिलेशन देखने से बड़ा ये है या ये है, ऑक्टाहेड्रल बड़ा है। क्यों? क्योंकि इसका 0.45 ही इसके 1 के बराबर है। कहने का मतलब बड़ी यूनिट कौन है, ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी बड़ी है। आपको छोटी दे रखी है, छोटी को बड़ी में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा, हमेशा उसके इस वैल्यू को क्या कर देता हूं, इससे मल्टीप्लिकेशन कर देता हूं। और जब इससे मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। और अपने को क्या निकालना है, छोटा ही तो निकालना है, क्योंकि जितना डेल T है
उससे तो डेल जीरो कम आएगा, डेल ओ कम आएगा। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस कम आएगा किसके अंदर, ऑक्टाहेड्रल के अंदर। क्यों? क्योंकि रिलेशनशिप बोल रहा है जहां एक क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी 1 डेल टी 1 मान सकता हूं मैं इज इक्वल टू 0.45 डेल ओ। इन दोनों में बड़ा ज्यादा किसका, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। कहने का मतलब ज्यादा ऑक्टाहेड्रल का होता है। और ज्यादा वाले का निकालने के लिए मैं इसको ये दे रखा है, तो ज्यादा वाले का निकालने के लिए मेरे को क्या हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, -1.2 इंटू 0.45, ये कितना हो जाएगा, CFSE इन टर्म्स ऑफ ऑक्टाहेड्रल में आ जाएगा। कितना आएगा, कैलकुलेट करिए, आ जाएगा 0.54, ये आ जाएगा आपका CFSE। ऐसे आपको टेट्राहेड्रल के अंदर पूछता तो ये टिक करना था, ऑक्टाहेड्रल के टर्म में पूछा तो ये टिक करना। अब अगर ऑक्टाहेड्रल का निकाल लिया तो आप इसका स्क्वायर प्लेनर के टर्म में भी दे सकते हैं, क्योंकि आपको रिलेशनशिप पता है। ऐसे CFSE कैलकुलेशन करने का तरीका मैंने आपको बताया। वापस से नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन इसी के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे। आज इतना करिए, ठीक है स्टूडेंट्स, ये नोट करिए सब।